हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर रहे थे। और इसमें हम लोग एक चर्चा किया एक सब। अच्छा, आवाज गूंज नहीं रहा है? ठीक है आवाज? ये रूम हाँ अलग है, सर। गूंज रहा है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना। रूम चूंकि चेंज हुआ है तो पेन टूट में। तो इसमें हम लोग एक वर्ड की बात कर रहे थे, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस टर्म को समझाया जा रहा था, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या बात किया था हम लोग? जनरली थर्मल इक्विलिब्रियम को जब डिफाइन करता है लोग तो टेम्परेचर का यूज कर लेता है, जबकि ओरिजिनल डिफिनीशन जो है थर्मल इक्विलिब्रियम का, उसमें टेम्परेचर यूज नहीं करना आपको। और टेम्परेचर डिफाइन होता है थर्मल इक्विलिब्रियम से। हम लोग का क्या आदत था? थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते थे टेम्परेचर से, जबकि टेम्परेचर डिफाइन होता है थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से। उल्टा बात। एक कोई भी सिस्टम का एक थर्मल स्टेट होता है। थर्मल स्टेट, ये सिस्टम किस थर्मल स्टेट में है? तो बहुत दिन तक लोग प्रेशर वॉल्यूम से डिफाइन कर रहा था थर्मल स्टेट को, कि यदि इस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम कुछ अलग है, उस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम कुछ अलग है, दैट इज ये दोनों सिस्टम डिफरेंट थर्मल स्टेट में है। ठीक है, थर्मल स्टेट को बहुत दिन तक डिफाइन किया गया प्रेशर एंड वॉल्यूम को यूज करके। स्टेट्स ऑफ थर्मल स्टेट्स ऑफ सिस्टम, यदि कोई दो तीन सिस्टम अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम में है, दैट इज वो सिस्टम डिफरेंट थर्मल स्टेट में है। और जब उस तरह के सिस्टम को कांटेक्ट में लाते हैं हम लोग, तो दोनों सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा होता है। और जब ये चेंज होना बंद कर दे, ये प्रेशर वॉल्यूम में चेंज होना बंद कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। यदि प्रेशर वॉल्यूम में चेंज होना बंद कर दे तो, जब तक दोनों बॉडी, जो बॉडी को कांटेक्ट में किया और प्रेशर वॉल्यूम जब तक चेंज हो रहा है, तब तक उस दोनों सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं बोलना है। जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज करना बंद कर दिया तो दोनों सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो ऐसा देखा गया कि प्रेशर वॉल्यूम चेंज करना बंद कर दिया है दोनों सिस्टम, जो दोनों को कांटेक्ट में लाया। ये P1 V1 प्रेशर वॉल्यूम पर, ये P2 V2, लेकिन ये चेंज होना बंद कर दिया। दैट इज ये सिस्टम अलग प्रेशर वॉल्यूम में है, वो सिस्टम अलग प्रेशर, लेकिन इसमें चेंजिंग, इससे पहले दोनों चेंज कर रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ये चेंज होना बंद कर दिया, तो बोलेंगे ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो क्या किया यहां पर? एक ऐसा फंक्शन इमेजिन करो, एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें P1 V1 डाले तब भी वो रिलेशंस का वैल्यू से जितना वैल्यू आता है, और यदि उसमें P2 V2 डाले तब भी उसका वैल्यू उतने ही आ जाए। एक ऐसा फंक्शन इमेजिन किया जाए जिसमें P1 V1 सब्स्टिट्यूट करें या P2 V2 सब्स्टिट्यूट करें तो उस फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाए, तो बोलेंगे वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। तो थियोरिटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन हुआ? इफ टू बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, देन देयर प्रेशर वॉल्यूम will changes, but after a short interval of time या certain interval of time, the change in pressure and volume of both body will stop, then we say that body will be in thermal equilibrium। theoretical definition हुआ thermal equilibrium का।
लेकिन मैथमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? देयर मस्ट बी ए फंक्शन in which if we put p1 v1 or p2 v2 then value of that function will be constant. ये हो गया मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि ऐसा हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी ए एंड बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हुआ मैथमेटिकल डिफिनेशन। और अब सपोज करो एक बॉडी सी है, इस बॉडी सी को भी बी से कांटेक्ट में किया, इसका प्रेशर वॉल्यूम P3 V3 और इसका तो P2 V2 है, बॉडी बी है ये। तो जब बॉडी सी को भी बी से कांटेक्ट में किया तो दोनों का प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, लेकिन ऐसा समय आया जब दोनों का प्रेशर वॉल्यूम फिर चेंज करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों बॉडी भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, प्रेशर वॉल्यूम में चेंज होना बंद हुआ। तो सिमिलरली we define a function such that the value of function at P3 V3 must be equal to the value of function at P2 V2. Then we say that body C and B will be also in thermal equilibrium. तो थर्मल इक्विलिब्रियम का ये डिफिनीशन है, दो बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम में होना। अब जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ये दोनों फंक्शन का वैल्यू बराबर, फिर सी बी के साथ यदि थर्मल इक्विलिब्रियम है यानी ये दोनों फंक्शन का वैल्यू बराबर, तो बॉडी ए एंड सी विल बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी ए और सी को भी जब कांटेक्ट में करोगे तो फिर दोनों का भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। ये जीरोथ लॉ का करना है। ए बी के साथ इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी जब बी से कांटेक्ट में करते हैं ए को तो कोई चेंजिंग नहीं होता है प्रेशर वॉल्यूम में। सी को बी से कांटेक्ट में करते हैं तो सी का भी प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ए को भी सी से कांटेक्ट में करेंगे तो किसी का भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, यानी ए और सी विल बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जीरोथ लॉ का कहना है। तो देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, इसको लिख लिए। यस सर। थोड़ा मैथमेटिकली डिफाइन किया जा रहा है। We define a function such that if we put p1 v1 or p2 v2 then value of that function will be same. ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम का। टेम्परेचर को तो यूज करना ही नहीं है थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने में। बहुत दिन तक बॉडी का यही दो स्टेट यूज हो रहा था, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी दो बात से बॉडी का थर्मल स्टेट डिफाइन किया जा रहा था। बाद में टेम्परेचर का कंसेप्ट ये जीरोथ लॉ से आने वाला है। अभी देखो तो देन फ्रॉम जीरोथ लॉ the value of function p1 v1 must be equal to the value of function p3 v3, यानी बॉडी ए एंड सी will be also in thermal equilibrium। ये ए के लिए है, ये सी के लिए है। then that is body A and C will be also in thermal equilibrium।
तो क्या हुआ, ये इस फंक्शन के बराबर, ये इस फंक्शन के बराबर, तो ये इसके बराबर, दैट इज तीनों इक्वल, तीनों फंक्शन इक्वल। यानी एक फंक्शन जिसमें P1 V1 डालो, P2 V2 डालो, P3 V3 डालो, उसका वैल्यू सेम, यदि तीनों बॉडी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो। 10 तो लास्ट रिजल्ट ये दिख रहा है यहां पर कि 10 द वैल्यू ऑफ फंक्शन P1 V1 इक्वल टू फंक्शन P2 V2 इक्वल टू P3 V3। और तीनों इक्वल है तो मान ले वो कांस्टेंट वैल्यू को, उसी कांस्टेंट वैल्यू का नाम रखा गया टेम्परेचर। आखिर वो कौन चीज है जो P1 V1 डालते हैं तब भी उतने ही आता है, P2 V2 डालते हैं उतने ही आता है, उस चीज का नाम रखा गया टेम्परेचर। एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये तीनों फंक्शन सेम है एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर। दैट इज, आप इसको T के बराबर लिखेंगे, इसी का नाम रखा गया इस कांस्टेंट वैल्यू का टेम्परेचर। तो फाइनली ये हुआ, जीरोथ लॉ से क्या आता है आपको, सिस्टम का एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होता है टेम्परेचर। थस फ्रॉम जीरोथ लॉ we define a new physical property associated with a system called temperature. Thus from Zeroth law we define a physical property, we define a physical property for system called temperature। जितने भी लॉ पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स का, उस जगह सिस्टम के लिए एक एक ठो नया प्रॉपर्टी डिफाइन होते चलेगा। जीरोथ लॉ में सिस्टम का एक न्यू प्रॉपर्टी पता किया, टेम्परेचर। जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो कोई एक प्रॉपर्टी है सिस्टम का जो दोनों के लिए सेम होगा। भले ही प्रेशर वॉल्यूम दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन कुछ ऐसा है सिस्टम का जो कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, उसी का नाम रखा गया टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सिस्टम का टेम्परेचर डिफाइन हुआ। फिर अभी अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे, वहां पर एक न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी पता चलेगा फर्स्ट लॉ से, जिसको इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलेंगे। जब सेकेंड लॉ पढ़ने जाओगे तो वहां पर फिर एक नया प्रॉपर्टी डिफाइन होता है सिस्टम का, इंट्रोपी। तो जितने भी लॉज है सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी को ढूंढ के दिया है वो सब लॉ। ये था जीरोथ लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जाता है। अब हम लोग चले कुछ बात जो पूछा नहीं जाएगा लेकिन उसका कंसेप्ट होना, उसके बारे में क्लियर रहना जरूरी है। वह कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। मिटा देना। यस सर। तो सबसे पहले देखें कंसेप्ट ऑफ हीट। अभी तक हीट को बारे में पूछते हो, बोलते हो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। फ्लो वाला एनर्जी है ये एनर्जी कभी कोई बॉडी के अंदर
एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बॉडी के अंदर नहीं होता है ये एनर्जी, ये ऑलवेज फ्लो के रूप में एग्जिस्ट करता है ये एनर्जी। स्टैटिक नेचर का एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टैटिक होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टैटिक होता है। कोई बॉडी रेस्ट में है अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर, तो बोलते हैं कि इस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। बॉडी रेस्ट में है, फिर भी इसमें की एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एक स्टैटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टैटिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी आया वो स्टैटिक एनर्जी हुआ। सरफेस एनर्जी भी एक स्टैटिक एनर्जी होता है। सरफेस में भी एक एनर्जी होता है। सेमेस्टर 1 में हम लोग विस्कोसिटी चैप्टर पढ़े होंगे, सरफेस टेंशन चैप्टर। तो उसमें लिक्विड के सरफेस का एक एनर्जी डिफाइन होता था। उस पर लिक्विड के सरफेस पर जितने भी मोलिक्यूल्स होता है, सब मोलिक्यूल में कुछ कुछ एनर्जी होता है, और सारे मोलिक्यूल का एनर्जी को ऐड करते हैं तो सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो बहुत सारा एनर्जी होता है सिस्टम के अंदर एसोसिएटेड, जो स्टैटिक फॉर्म में। अब बैटरी के अंदर एनर्जी है तो स्टैटिक एनर्जी है, लेकिन कुछ एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी ऑलवेज जब बॉडी मोशन में होगा तब एग्जिस्ट करेगा। ये हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर होता है तो कांटेक्ट में लाते हैं दोनों, दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले बॉडी को, तो ये एनर्जी उस समय एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो। पहला इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which always exist, which always exist in the form of flow, in the form of flow. This energy flows from high temperature to low temperature. ये जो स्टेटमेंट है ना कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये कंसेप्ट बाद में चेंज हुआ था। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भी हीट एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन एक नेट ट्रांसफर की जब बात होता है ना, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर नेट ट्रांसफर होता। क्या है ना, एक प्रीवोस्ट थ्योरी है, प्रीवोस्ट साइंटिस्ट है, वो क्या बोला था कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर हो, वो एनर्जी रेडिएट भी करता है और एब्जॉर्ब भी कर, दोनों काम कर रहा होता है। वो कोई भी टेम्परेचर पर हो, दोनों काम करता रहता है बॉडी, निकलता भी एनर्जी और एब्जॉर्ब भी करता है। बस डिफरेंस किस बात का है कि रेट ऑफ इमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये अलग अलग होता है। सपोज करो एक बॉडी है ये एक सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2 और ये इसके अंदर एक बॉडी रख दिया जिसका टेम्परेचर है T1। तो ये बॉडी इमिट भी कर रहा है एनर्जी और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। यदि T1 ग्रेटर होगा T2 से, यदि सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर इस बॉडी का होगा, तो ये बॉडी का इमिट करने का रेट ज्यादा होगा और एब्जॉर्ब करने का रेट कम होगा। इसलिए नेट की बात करेंगे तो इमिट ही किया करता है दोनों काम, लेकिन वो एक नेट फ्लो की बात होना है। दिस नेट फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विल एग्जिस्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर।
कोल्ड एक कोल्ड है, एक हॉट बॉडी है, तो कोल्ड बॉडी भी इमिट कर रहा होता है और एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हॉट बॉडी भी इमिट कर रहा होता है और एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन हॉट बॉडी का रेट ऑफ इमिशन ज्यादा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम, और कोल्ड बॉडी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा, रेट ऑफ इमिशन कम। इसलिए एक नेट ट्रांसफर जब बात करेंगे तो बोलेंगे हॉट टू कोल्ड ही एनर्जी गया, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर गया। जब भी ये वर्ड बोलते हो कि हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, ये नेट फ्लो ऑफ हीट की बात के लिए है, एब्सोल्युटली एक बॉडी के लिए नहीं है, ये नेट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये प्रीहोस्ट थ्योरी है, तो इसको हम लोग इस प्रीहोस्ट थ्योरी सब बात हम लोग करेंगे जब रेडिएशन चैप्टर पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में, वहां पर ये सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सब डिफाइन होगा उस जगह पर। लेकिन ये ध्यान रखना, जब हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बोलते हो तो ये नेट फ्लो ऑफ हीट की बात कर रहे हैं हम लोग। नेट वर्ड यूज नहीं भी करें तो अपने मन में ये समझना है, दोनों बॉडी दोनों काम करता रहता है, लेकिन एक नेट ट्रांसफर की बात जब करते हैं तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दूसरी बात कि दिस एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्टैटिक फॉर्म, कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए स्टैटिक फॉर्म। दिस एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए स्टैटिक फॉर्म। स्टैटिक फॉर्म। एक बात और, we cannot speak heat in a body, or heat of a body। ऐसा कभी मत बोलोगे इस बॉडी में कितना हीट है, ऐसा नहीं बोलना है, या इस बॉडी का कितना हीट है, तब तो स्टैटिक नेचर का बात हो जाएगा। किसी बॉडी में इतना 2 जूल का हीट है ऐसे बोलना, तो फिर वो स्टैटिक बिहेवियर का बात हो जाएगा। ये वर्ड कभी यूज नहीं करना है, ऑलवेज फ्लो वर्ड यूज करना है, हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, और प्रॉपर्टी देखो, और एक प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इसका। यहां पर ये जो प्रॉपर्टी अब लिखने जा रहे हैं उसमें एक वर्ड यूज होना है, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। ये पहले समझना होगा। पाथ बहुत यूज है इस बात का, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इस वर्ड का बहुत यूज करेंगे हम लोग, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पहले इस टर्म को समझा जाए तो फिर ये प्रॉपर्टी की बात करते चलेंगे। उतारिए हर टॉपिक का अपना एक लैंग्वेज होता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का लैंग्वेज है ये सब, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो वेरिएबल्स है, इसी सब के टर्म्स में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया जाता है। सभी चैप्टर का अपना एक लैंग्वेज होता है। ये पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन क्या चीज है? सिस्टम से रिलेटेड जो सिस्टम है आपका, अब उस सिस्टम में भी थर्मोडायनामिक सिस्टम मींस कि उस सिस्टम का कोई ना कोई प्रॉपर्टी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करे तो उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। जरूरी नहीं वो गैसियस सिस्टम होगा, कोई मेटल भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसका भी रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करता है। कोई रॉड है तो उसका भी लेंथ में चेंजिंग आता है टेम्परेचर चेंज करने से। तो वो ऑल सच सिस्टम हुज एनी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर
ये सब में चेंजिंग हो टेम्परेचर चेंज करने से, तो उसको थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। अब स्टेट फंक्शन, पहली बात पहले स्टेट फंक्शन डिफाइन करें हम लोग। स्टेट फंक्शन थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? प्रेशर, वॉल्यूम एंड एक नया चीज आ गया यहां, टेम्परेचर। बहुत दिन तक तो प्रेशर वॉल्यूम से डिफाइन करते थे स्टेट को, कि कौन थर्मोडायनामिक सिस्टम किस थर्मल स्टेट में है। तो खाली उस सिस्टम सबका प्रेशर वॉल्यूम बताते जा, लेकिन अब टेम्परेचर यूज करो आप। तो ये तीन क्वांटिटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फिर बाद में इंटरनल एनर्जी भी लाएंगे, इंट्रोपी भी लाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये तीन क्वांटिटी की बात अभी करें। अभी हम लोग इंटरनल एनर्जी डिफाइन नहीं किए हैं, इंट्रोपी डिफाइन नहीं किए हैं, उससे पहले ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा जाता है। तो ओनली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को यूज करके ये सब बात डिफाइन करेंगे। तो बार बार एक बात पहले भी बोला था, कोई सिस्टम किस थर्मल स्टेट में है, दैट इज उस सिस्टम का क्या प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। ये तीन वैल्यू आप बता दे रहे हो, दैट इज उसका थर्मल स्टेट बता दे रहे हो आप। यदि कोई सिस्टम अलग अलग थर्मल स्टेट में है, तो निश्चित रूप से इस तीनों में से कोई दो चीज निश्चित रूप से दोनों सिस्टम का अलग अलग होगा। प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग होगा, हो सकता है टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर टेम्परेचर सेम हो, वॉल्यूम अलग अलग हो, कोई दो वेरिएबल्स निश्चित रूप से उस सिस्टम का डिफरेंट होगा, तो बोलेंगे वो दोनों सिस्टम डिफरेंट थर्मोडायनामिक स्टेट में है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, मान लो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जब सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 T1 था, फिर मान लो उस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम को आप चेंज कर दिया P2 V2 T2। तो ऐसा कोई क्वांटिटी सिस्टम का जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैल्यू हो, सिस्टम यदि अलग अलग थर्मल स्टेट में है तो उसका वैल्यू भी अलग अलग हो, तो उस चीज को, उस क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन बोला जाता है। जैसे टेम्परेचर, सिस्टम यदि अलग अलग स्टेट में होगा तो टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। प्रेशर, सिस्टम यदि अलग अलग स्टेट में होगा तो प्रेशर भी अलग अलग। यही तीन क्वांटिटी तो स्टेट को डिफाइन करता है। तो डिफरेंट स्टेट में होना, दैट इज इस तीनों क्वांटिटी का वैल्यू में कोई भी दो डिफरेंट होना। तो स्टेट फंक्शन, अब यहां से यहां ये एक थर्मल स्टेट हुआ आपके सिस्टम का, ये दूसरा थर्मल स्टेट हुआ सेम सिस्टम का। कोई गैसियस सिस्टम है, किसी समय वो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इतना था, उसी गैसियस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम कभी इतना है, तो बोलेंगे हमारा वो गैसियस सिस्टम इस समय एक अलग थर्मल स्टेट में था, इस समय वो वही गैसियस सिस्टम एक अलग थर्मल स्टेट में है। लेकिन इस थर्मल स्टेट से इस थर्मल स्टेट में ले गया अपने सिस्टम को, अब कैसे ले गया इससे मतलब नहीं है, किस रास्ता को फॉलो करके, मतलब किस रास्ता का मतलब, आप इस स्टेट से इस स्टेट गए होंगे, तो हो सकता है पहले हम प्रेशर में चेंजिंग किए होंगे तब वॉल्यूम में चेंजिंग किए होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में पहले हम वॉल्यूम में चेंज कर लें और फिर प्रेशर में चेंज करें, लेकिन गए तो यहीं पर, लेकिन जाने का स्टाइल अलग अलग था। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि डिफरेंट पाथ से गए, अलग अलग रास्ता को फॉलो किए।
ये पहले मान लीजिए प्रेशर में चेंज किया, तब वॉल्यूम में चेंज किया। कोई क्या किया होगा, यहीं से यहीं गया, लेकिन पहले वो वॉल्यूम में चेंज किया, तब प्रेशर में चेंज किया। इसको एक डिफरेंट पाथ, थर्मोडायनामिक पाथ बोला जाता है। इसको आप एक डिफरेंट थर्मोडायनामिक पाथ बोलोगे। इसको 1 से डिनोट करो, 2 से डिनोट करो, लेकिन फाइनल स्टेट तो सेम है। लेकिन इस स्टेट से इस स्टेट में जाने पर तो कुछ ऐसा क्वांटिटी सिस्टम का जो रास्ता पर डिपेंड नहीं करे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया। इफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, if a thermodynamic system goes from an initial state to final state, then the property of system state along different path, लिखो along different path, then property of system which does not depends on path along which we goes from initial to final state, are called a state function. इसमें हम बात किया पाथ, थर्मोडायनामिक सिस्टम पहले वर्ड यूज किए। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसका मीनिंग समझ गए आप? ऑल सच सिस्टम whose any of property will changes on changing temperature, उसको थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादातर गैसियस सिस्टम लेके इस पेपर को, इस पोर्शन को पढ़ेंगे। ये मत समझना कि खाली गैसियस सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम है। कोई भी चीज जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करता हो उसको थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे। एक कॉपर रॉड भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसका भी रेसिस्टिविटी चेंज होता है। अच्छा, फिर बात किया हम लोग डिफरेंट पाथ। ये पाथ रास्ता मतलब वो रोड वाला रास्ता नहीं चाहिए यहाँ पर। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे गया। पहले प्रेशर चेंज किया, तब वॉल्यूम चेंज किया, ये एक पाथ कहलाता है। थर्मोडायनामिक पाथ बोलते हैं इसको। या इसी स्टेट से इसी स्टेट आप पहले वॉल्यूम में चेंज किया, फिर प्रेशर चेंज किया, ये एक डिफरेंट पाथ कहलाएगा। तो अलग अलग पाथ को फॉलो किया और एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, और ऐसा करने में वो सारा प्रॉपर्टी जो इस पाथ पर डिपेंड नहीं किया उसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स में आता है स्टेट फंक्शन में? रास्ता से इंडिपेंडेंट है, किस रास्ता को फॉलो किया इससे कोई मतलब नहीं है उसको, उस क्वांटिटी को, उसको जितना होना होगा उतना ही होगा। अब इस रास्ता से गया तब भी यहां से यहां तक आने में प्रेशर P2A होगा, चाहे इधर से आओ तब भी यहाँ का प्रेशर P2A रहेगा। ये ओनली चेंज करेगा जब स्टेट में ही चेंज कर दो। ये पॉइंटे को चेंज करोगे तब ये चीज चेंज होगा। ये पॉइंट फिक्स्ड है कि आपको यहीं तक आना है, तो फिर उस क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा चाहे जिस रास्ता को फॉलो किया आप। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है प्रेशर,
ये स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर ये स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम ये स्टेट फंक्शन है। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये भी स्टेट फंक्शन होगा। किस रास्ता से गए उससे मतलब इसको भी नहीं रहेगा, इसको यू से डिनोट करेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को। फिर एक बाद में प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे इंट्रोपी, इसको एस से डिनोट किया जाएगा। ये भी ये सब स्टेट फंक्शन है। और भी होता है स्टेट फंक्शन, लेकिन हम लोग को थर्मोडायनामिक्स में मेनली ये 5 स्टेट फंक्शन। और दूसरा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन उसको बोलेंगे जो रास्ता अलग अलग रास्ता से जाने पर सेम इनिशियल टू फाइनल गया लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पाथ से गया, तो उसका वैल्यू चेंज करेगा अलग अलग पाथ से जाने पर, उसको पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन बोलते हैं उसको। एंड इफ ऐसे, एंड इफ ऑल सच क्वांटिटी या सच प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी या क्वांटिटी भी बोल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? प्रेशर एक प्रॉपर्टी है सिस्टम का, लेकिन चूंकि वो मेजरेबल है इसलिए उसको क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन? ऑल सच क्वांटिटी या प्रॉपर्टी व्हिच कैन मेजर। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है सिस्टम का, लेकिन उसको मेजर करते हो इसलिए उसको क्वांटिटी भी बोलते हैं। कभी प्रॉपर्टी बोले कभी क्वांटिटी बोले उसको, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेजरेबल होता है। तो ऑल सच प्रॉपर्टी और क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम which changes on going from different thermodynamic path are called path function। और इसमें आ जाता है आपका हीट एनर्जी। हीट एनर्जी पाथ फंक्शन है। ये बेस्ट एग्जांपल है, ये एक पाथ फंक्शन है हीट एनर्जी। वर्क, वर्क इज ऑल्सो पाथ फंक्शन। अभी तो दो ही ठो यूज करेंगे पाथ फंक्शन में, आगे और भी बात सब डिफाइन होगा। इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्वांटिटी डिफाइन होगा। एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल नाम का एक चैप्टर, लेकिन अभी ये दो ठो स्ट्रिक्टली बात करेंगे। ये दोनों पाथ फंक्शन होता है। मींस ये कि आप अपने सिस्टम को इस थर्मल स्टेट से इस थर्मल स्टेट में ले गया इस पाथ से, तो जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा या रिलीज हुआ होगा, कुछ भी हुआ हो, जितना एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ, यदि सेम इनिशियल टू फाइनल इस रास्ता से जाते हो तो उतना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज नहीं होगा, अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब या रिलीज होता है। ये बात है। इधर से गया तो मान लो H1 अमाउंट का हीट रिलीज और एब्जॉर्ब हुआ, और इधर से गया सेम इनिशियल टू फाइनल में तो H2 अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज हुआ, और इसमें H1 बराबर नॉट H2। तो क्या हुआ? अलग अलग रास्ता को फॉलो करके एक इनिशियल टू फाइनल गया तो उस क्वांटिटी का वैल्यू अलग अलग आता है। वर्क डन भी अभी इसके बाद वर्क भी डिफाइन करेंगे हम लोग, वहां उसमें भी यही बात होगा। इधर से जाने पर मान लो टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम या बाय सिस्टम W1 है, या तो सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ होगा या सिस्टम पर वर्क हुआ होगा, कोई एक बात तो हुआ होगा W1।
और सेम इनिशियल टू फाइनल स्टेट गया इस रास्ता को फॉलो करके, तो आपका सिस्टम के द्वारा या सिस्टम पर W2 तो फिर ये भी बराबर नहीं होता है। दैट इज, ये क्वांटिटी सब रास्ता पर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। ये सब कुछ टर्म है, कुछ लैंग्वेज है जिसके टर्म्स में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हुआ हीट एनर्जी का कि इट इज पाथ फंक्शन नॉट ए स्टेट फंक्शन। मीनिंग क्लियर है पाथ फंक्शन का? पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन यस सर। अलग अलग रास्ता को फॉलो करने से उस क्वांटिटी का वैल्यू, अरे सिस्टम या तो हीट रिलीज करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा, दोनों में से कोई एक बात तो होगा। कहोगे कुछ नहीं, हीट न हीट रिलीज हुआ न एब्जॉर्ब हुआ, इससे ऐसा हीट में नहीं होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि ये यदि स्टेट में चेंजिंग हुआ है तो कहोगे हीट ट्रांसफर जीरो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हीट ट्रांसफर जीरो तब ये नहीं हो सकता है जब सिस्टम जिस स्टेट से चला फिर उसी स्टेट में आ जाए, तो संभव है हीट ट्रांसफर जीरो होगा, नेट हीट ट्रांसफर। लेकिन यदि स्टेट में चेंजिंग हुआ है तो हीट ट्रांसफर कभी जीरो नहीं होगा। मान लो इस स्टेट से इस स्टेट में गया तो हीट एब्जॉर्ब हुआ, सपोज करो एब्जॉर्ब हुआ, अब फिर इस स्टेट से इस स्टेट में उसी स्टेट में इनिशियल में आ गया तो उस समय हुआ, हो सकता है हीट रिलीज हुआ हो, और ये इधर जाने पर एब्जॉर्ब हुआ था फिर इधर आने पर रिलीज हुआ है, और वो वैल्यू यदि बराबर आ जाए तो बोलेंगे नेट ट्रांसफर जीरो हुआ। तो यदि सेम इनिशियल टू फिर इनिशियल में आ जाए तो नेट ट्रांसफर हीट जीरो बोले, तब तो फिर डिफरेंट पाथे की बात हुआ नहीं, यहाँ पर एक स्टेट सेम हो गया। यदि स्टेट में चेंजिंग हुआ है तो कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, या तो सिस्टम एनर्जी रिलीज किया होगा या एब्जॉर्ब किया होगा, कुछ बात जरूर हुआ होगा। आगे हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे जहां पर सिस्टम का स्टेट तो चेंज हो रहा है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसा भी है बात। तो वह वर्क हुआ होगा वहां पर, कुछ तो कुछ जरूर ऐसा क्वांटिटी या तो हीट और वर्क जरूर एग्जिस्ट करेगा। यदि स्टेट में चेंज हुआ है तो कोई ना कोई एक पाथ फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा वहां, या तो हीट या वर्क या दोनों। एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे बाद में हम लोग, उसका डिफिनिशन है कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो हीट ट्रांसफर जीरो होता है वहां एडियाबेटिक प्रोसेस में, लेकिन वर्क होता है, वर्क फ्लो होता है, वहां वर्क होगा। जहां हीट ट्रांसफर कुछ ना कुछ एक पाथ फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम का स्टेट चेंज करेगा तो हीट इज ए पाथ फंक्शन, एक प्रॉपर्टी ये हीट का। दूसरा बात, अगला प्रॉपर्टी हीट का कि इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। हीट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। जब इनएग्जैक्ट की बात हुआ तो एक और नाम सुन लो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वर्ड मैथमेटिकल वर्ड है, और हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा, इस एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का, सेमेस्टर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर था, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो
वहां पर देखोगे आप एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किए थे। डिफिनीशन ऑफ एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे यदि नहीं किसी का है पढ़ा हुआ उसमें तो भी टेंशन मत लेना है। इसी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में जब हम लोग मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर है मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। इस चैप्टर को जब पढ़ने जाओगे तो ये एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को और डीपली स्टडी करेंगे हम लोग। उस जगह मेनली इस चीज का यूज इस चैप्टर में है। यहां तो थोड़ा एक प्रॉपर्टी हमको लिखना है कि हीट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो आप कहोगे उससे पहले ही हमको पता होना चाहिए एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट, तो पता होना चाहिए तो फिर ये सेमेस्टर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन में पता होना चाहिए, आपको वहीं पर देखना था। लेकिन यदि नहीं देखा गया है तो इस चैप्टर में और आप डीपली स्टडी करोगे इस दोनों को। लेकिन थोड़ा सा यहां तो डिस्कस कर दे तब ये समझ में आएगा। ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी फंक्शन के टोटल डिराइवेटिव से आ जाता हो। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन का टोटल डिराइवेटिव से आ जाता हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप एक फंक्शन इमेजिन करो, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट एक फंक्शन इमेजिन करो। इस फंक्शन का टोटल डिराइवेटिव करो आप, टोटल डिराइवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस फंक्शन को। तो इधर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इधर भी करो तो इधर तो 0 हो जाएगा, लेकिन इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, x को रखेंगे तो y का डिफरेंशिएशन, y को रखेंगे तो x का डिफरेंस, क्या हुआ, ये मिल गया। क्या हुआ, क्या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन का टोटल डिराइवेटिव से फॉर्म हो रहा है ना। यस सर। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। और जब ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा फंक्शन जिसका टोटल डिराइवेटिव किया और वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं फॉर्म हुआ तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको लिखाने नहीं जा रहे, इसको सुन खाली ध्यान रखना या अपने लिख लेना, नोट्स बना रहे होगे उस समय साइड में। और कुछ प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको मिटाते हैं। तो ये एक फंक्शन था एक्स वाई जिसका टोटल डिराइवेटिव किया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसलिए इस डिफरेंशियल। तो ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी फंक्शन के टोटल डिराइवेटिव से आ जाता हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट रुकिए। ऐसे मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन में इसको और अच्छा से देखोगे आप। और जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसको डी से डिनोट कर, डी लगाएंगे उसमें। जो क्वांटिटी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसको रिप्रेजेंट होता है डी इंटू समथिंग, और जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसको डेल लगाते हैं उसमें, डेल समथिंग। अब ये डी समथिंग लगाते हैं कब, कैलकुलस में आप उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डी या डेल दोनों
अब कहोगे चेंज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, और डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स नहीं, एक्स उसका वैल्यू, डेल एक्स का मतलब अमाउंट, चेंज नहीं बोल सकते वहां पर। डीएक्स लिखा तो स्मॉल चेंज इन एक्स बोलेंगे, लेकिन डेल एक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स नहीं होता है, वो वहां चेंज डिफाइन नहीं होगा। जिस जगह ऐसा कोई क्वांटिटी जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, उस क्वांटिटी का चेंज कभी डिफाइन नहीं हो, यानी उस क्वांटिटी का चेंज नहीं निकाल सकते, टोटल निकालोगे, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। देखिए कि आप वर्क, यहां पर वर्क इतना था, वहां पर वर्क उतना हुआ, तो चेंज इन वर्क, क्योंकि वर्क तो यहां, वर्क तो कोई एक पॉइंट के लिए डिफाइन। हीट भी ऐसा नहीं बोलते कि इस बॉडी में हीट इतना था, जब ये सिस्टम इस स्टेट में था तो हीट एनर्जी इसके अंदर 10 जूल था, और सिस्टम उस स्टेट में गया तो उसके अंदर अब 15 जूल एनर्जी हो गया, तो चेंज इन हीट 5 जूल हुआ यहां से। ये टोटली गलत बात है। बार बार क्या बोला था, सिस्टम यहां पर है तो इसके अंदर 10 जूल हीट एनर्जी, पहली बात तो यही बात नहीं करना है आपको, हीट इन ए बॉडी की तो बातें नहीं करना है। तो फिर ऐसे ही कैसे बोल दोगे कि यहां से वहां तक जाने में हीट में चेंज 5 जूल हुआ, ये सब टोटली, ये सब स्टेटमेंट गलत। चेंज इन हीट डिफाइन नहीं होता है, चेंज इन वर्क डिफाइन नहीं होता है। बहुत जगह कहीं कहीं है जहां चेंज इन वर्क डिफाइन होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा भी सिचुएशन है जहां पर चेंज इन वर्क डिफाइन नहीं करोगे। चेंज इन हीट तो खैर कहीं नहीं डिफाइन होता है। बोलते हैं ऐसे कि यहां से वहां तक जाने में सिस्टम कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया या कितना रिलीज किया, ऐसे नहीं बोलेगी कि यहां से यहां तक जाने में हीट एनर्जी में चेंज इतना जूल हुआ, ये वर्ड नहीं करना। तो जहां जो क्वांटिटी में चेंज डिफाइन नहीं होता है उसमें डेल लगाना, और जिसमें चेंज डिफाइन हो एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसमें डी लगाओगे। और टेम्परेचर में चेंज होता है तो टेम्परेचर में डी लगाएंगे, टेम्परेचर में डेल नहीं लगाएंगे। यहां पर था तो 10 डिग्री था, वहां 30 डिग्री है तो 20 डिग्री चेंज हुआ टेम्परेचर, ये बात बोलेंगे। वो स्टेट फंक्शन है, या आप ऐसे सुनो सिंपली, जो स्टेट फंक्शन होगा उसमें डी लगाना, जो पाथ फंक्शन हो उसमें डेल लगाना, और डेल एच का मतलब चेंज इन हीट नहीं बोलना है कभी। बहुत सारा सिंबल है, वेरिएशन, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 में, वहां पर वेरिएशन एक वर्ड डिफाइन करेंगे। बहुत तरह का सिंबल यूज होता है चेंज को डिफाइन करने के लिए, कभी डी यूज करते हो, कभी डेल, अभी हम एक नया बात डेल बोल रहे हैं, कभी डेल्टा यूज करते हो, कभी ये यूज करते हो। बहुत सारा चेंज डिफाइन है, बहुत तरह से डिफाइन है चेंज, लेकिन कब कौन चेंज डिफाइन होगा ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। सबका ये डी तब लगाते हैं जब वो क्वांटिटी पाथ फंक्शन नहीं हो, स्टेट फंक्शन हो, तब डी लगा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के आधार पर बात करोगे तो चेंज डी तब लगाओगे जब वो फंक्शन में इक्के गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब उस क्वांटिटी में डी लगाते। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस डी तब लगाते हैं जब उस फंक्शन में वो फंक्शन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो। और डेल कब लगाते हैं, जब उस फंक्शन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसको टोटल, अकॉर्डिंग टू कैलकुलस लैंग्वेज। लेकिन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में डी कब लगाएंगे, जब उस क्वांटिटी का इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू डिफाइन हो, तब डी लगाएंगे, और उसका वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करे। और डेल ये सिंबल तब लगाएंगे जब उस क्वांटिटी का इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिफाइन नहीं होता हो।
टोटल के टर्म्स में बात करेंगे हम लोग। तो ये वर्ड का थोड़ा मीनिंग है, इसको तो फिर मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन में इसको मैथमेटिकली समझना, इस इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को डेल से डिनोट करना। हीट को, कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो सिस्टम एक स्मॉल अमाउंट का इन हीट एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब किया, तो उस स्मॉल अमाउंट का एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड हीट एनर्जी को डीएच मत लिखना, डेल एच लिखना। डीएच का मतलब चेंज इन हीट होता है, और चेंज इन हीट डिफाइन नहीं होता है। चेंज इन हीट तब डिफाइन होता है जब हीट इन ए बॉडी बोलते तब। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, a small amount of heat energy absorbed or released, a small amount of heat energy absorbed or released when a system goes from one state to other state. देखो अभी तो बोल रहे हैं ऐसे रिप्रेजेंट करना हीट को, क्योंकि वही चीज पढ़ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो, लेकिन बाद में बुक सब भी देखोगे तो डीएच लिखेगा। तो यूजुअली कुछ और होता है और रियल बात कुछ और होता है। करेंगे हम लोग भी, कहीं डीएच लिख दे तो वहां मत बोलना, ठीक है। उतना टाइट हो जाएगा तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, उतना 100% एक्यूरेसी डालने लगे तो। इस प्रॉब्लम के चलते वो सब काम करते हैं। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करने चलोगे फिजिकल क्वांटिटी को, बहुत टफ। एक तो फिजिक्स का कंसेप्ट को समझना, प्लस सिंबल पर ध्यान रखना, कब कौन, ये तो हम लोग क्या करें, ठीक है। बुक सब में जहां पर ये हीट डिफाइन किया जा रहा हो वहां देखना, वहां वो डेल एच लिख रहा है, लेकिन वही राइटर फिर कुछ दूसरे चैप्टर में डीएच भी लिख दिया है। बहुत जगह ऐसा है ये सब टर्म। चलो हाँ, तो एक बात और लास्टली इसमें देख ही लो, कभी सिस्टम में लार्ज अमाउंट का हीट इन एब्जॉर्ब्ड और रिलीज हुआ होगा, तो यदि कोई सिस्टम एक इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में गया और लार्ज अमाउंट का हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब्ड और रिलीज होगा, तो उस केस में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन होगा। स्टेट 1 टू स्टेट 2, ध्यान देना यहां, ये स्टेट 1 सिस्टम एक स्टेट से स्टेट 1 टू स्टेट 2 में गया था, तो टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज की बात करना है, तो डेल एच को इंटीग्रेट करें, और इस क्वांटिटी को कभी ऐसे मत लिखना, H2 माइनस H1 मत लिखना, इसको H लिखना। टोटल अमाउंट चेंज के टर्म्स में मत लिखना इस क्वांटिटी को। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है?